Hello friends, now we are going to start with the third module of chapter 1, the chemical reactions and equations. इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मॉड्यूल है अगेन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मॉड्यूल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हम इनको रिलेट भी करेंगे जो हमने पीछे एग्जाम्पल्स पढ़े थे उनके साथ। सो कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रीडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ये सबसे सिंपल है, एज द नेम सजेस्ट टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा, सपोज ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, मिलके एक ही एलिमेंट बना रहा है, सी, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमने ये भी पढ़ा था कि जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से आपको यहाँ मेंशन कर देते हैं जस्ट फॉर योर रिविजन कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर बिकॉज दे रिलीज अ लॉट ऑफ हीट आफ्टर द रिएक्शन। इनका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। नेक्स्ट इज, इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में और ये एक्टिविटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्विक लाइम। इसको हम इसमें क्या करना है, हमें टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम इन अ बीकर और उसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है और आप उसके बीकर को टच करते रहिए। आप देखते रहेंगे कि वो धीरे धीरे बीकर गर्म होने लग जाएगा। तो इसकी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले तो यही बोलती है कि इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ हीट, दैट मीन्स कि एक्सोथर्मिक है। और ऑब्वियसली दो को मिलाकर हम एक चीज बना रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो इसकी जो पहले केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन है CaO प्लस H2O गिव CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम चेंज होता है स्लेक्ड लाइम में, इस प्रोसेस को हम स्लेकिंग भी बोलते हैं। ये वर्ड भी आपको कई सारी बुक्स में मिल जाएगा। अगेन इसकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इसकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। ये जो CaOH होल ट्वाइस है ये हमें एक्वस सॉल्यूशन में फॉर्म होगा। अब इसका यूज क्या है, सी ऑब्वियसली जब हम केमिकल इक्वेशंस कर रहे हैं तो हमको उनके यूजेस भी साथ साथ करने, नहीं तो हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका यूज ये है कि ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्लोली रिएक्ट करता है। हम क्या करते हैं, वॉल है, वॉल पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से व्हाइट वॉश कर दिया, उसके बाद हमने उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है इन द एयर, उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा और एक थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। और ये जो थिन लेयर है ये उसको एक बिल्कुल फाइन फिनिश देती है। और इसका रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और 2 से 3 दिन में हमारी जो वॉल्स है वो बिल्कुल सूख जाएंगी और एक फिर शाइनी फिनिश उन वॉल्स में आ जाएगी। और आप यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखिए कि मार्बल और लाइमस्टोन, ये दोनों चीजें हमने बहुत बार देखी भी होंगी अपने घरों में। हमने बहुत सी चीजें मार्बल की हम यूज भी करते हैं। तो ये दोनों चीजों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही है। सो अगेन यहाँ पर ये एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है।
Next is decomposition reaction. In this type of reaction, a single reactant decomposes or breaks down into simpler products. It is just the opposite of combination reaction. ये point भी important है. Decomposition reaction और combination reaction में क्या और just opposites है. Combination में हम दो को combine करके एक करते हैं, यहाँ पर हम एक को तोड़कर दो करते हैं, break करते हैं. और जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए हमको यहाँ पे पहले एनर्जी या हीट या एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या हमें लाइट या हमें करंट. तो हमें इनको ब्रेक करने के लिए, ये ए बी को ब्रेक करने के लिए पहले हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक होते हैं. ऑब्वियसली हम आगे इनको देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फर्स्ट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन में a single reactant decomposes into simpler products in the presence of heat. Thermal means heat. हीट देते हैं हम, यहाँ पे गर्म करते हैं. तो जब हम CaCO3 दैट इज हमने लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हम जब इसको हीट करेंगे, पहले हम इसको हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम में डिवाइड बढ़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी. अगेन इसके यूज क्या है? CaO is used in manufacturing of cement. Now next is the electrolytic decomposition. In this type of reaction, a single reactant decomposes into simpler products by passing an electric current. इसमें हम सिंपल इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं जिससे कि वो सब्सटेंस दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल वाटर. वाटर अगर ऐसे ही कहीं पर पड़ा रहेगा तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक कभी भी नहीं होगा इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. सो वाटर को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू give an electric current है, we have to pass an electric current through it, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फोर्स करेगा इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए. अगेन अब इसका यूज क्या है? अगेन इसका जो यूज है वो ग्रीन एनर्जी में आपको देखने को मिलेगा और आजकल इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है. आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन एनर्जी में हम हाइड्रोजन को एज फ्यूल यूज करते हैं और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का इस्तेमाल होता है, इस पर यूज किया जाता है. और इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है कि कैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं और कैसे हम सी वाटर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोलिसिस में हम सी वाटर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते. तो ये एक रिसर्च इसके ऊपर चल रही है बहुत ज्यादा. Next is the photolytic decomposition. Photolytic decomposition में a single reactant decomposes into simpler products in the presence of sunlight. इसमें हम क्या करते हैं कि हम सनलाइट में सनलाइट को यूज करके हम एक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, इसको हम पेट्री डिश में रखकर हम इसको सनलाइट में रख देते हैं और सनलाइट में रखने से ये सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो जाता है. क्लोरीन गैस होती है, ये इवॉल्व हो जाती है और सिल्वर हमें मिल जाता है. यहाँ पे हमें कलर चेंज भी ऑब्जर्व होगा. ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो ये जो सिल्वर है ये हमको ग्रे कलर का मिलता है विद द इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज activity 1.5. So this is a very important activity. In this activity, we are going to take ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube and then we are going to heat it. और जब हम ये फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो हमारे को इसमें कलर चेंज दिखाई देगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी. तो इसका अगर हम रिएक्शन को समझे तो FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट, जो कि एक्चुअली में ग्रीन कलर का होता है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, रस्ट
जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, वो फॉर्म होगा फेरिक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन में चेंज इन कलर दिखेगा। ऑब्वियसली कौन सा रिएक्शन है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक इन नेचर होते हैं, और साथ में इवोल्यूशन ऑफ सल्फर गैस। यहाँ पर इसमें पहले क्या होगा कि ये जो फेरस सल्फेट है, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, जो भी इसमें वाटर कंटेंट होगा, वो पहले लूज हो जाएगा एंड देन इट विल चेंज इट्स कलर। Next activity is take 2 grams of lead nitrate powder PbNO3 whole twice 2 in a boiling tube, and then we are going to hold it with a pair of tongs, and then we are going to heat it over a burner. Now इसमें भी हमारी जो रिएक्शन होगी वो है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसकी ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि ब्राउन फ्यूम्स एमिट होते हैं। ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगेन ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक है, बिकॉज जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। अगेन क्यों होते हैं? बिकॉज हमको इनको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव इन एनर्जी। Now, there is a pattern in the thermal decomposition reactions which we have studied. So it will be easier for you to memorize it. जैसे for example, we have studied about a calcium carbonate. So when we are going to heat this calcium carbonate, we will get calcium oxide plus carbon dioxide. So again आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। जब हमने फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला, और जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो हमको लेड ऑक्साइड मिला। मतलब कि जब भी हम हीट कर रहे हैं तो हमको किसी ना किसी तरीके का ऑक्साइड तो मिल ही रहा है, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द सॉल्ट विच वी आर यूजिंग। साथ में गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे सी था कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट्स थे, और यहाँ पे नाइट्रेट था, इसीलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व। Next is activity 1.7. Again, this is a very important activity. इस एक्टिविटी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। सो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक मग लेना है यहाँ पे प्लास्टिक का, एंड वी हैव टू मेक 2 होल्स इन दैट मग, और हमें यहाँ पे 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करने हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा हुआ है। सी कार्बन, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट मीन्स दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज हम यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे एनोड एंड कैथोड में, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और साथ में हम पानी में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। नाउ व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज दैट जो भी प्योर वाटर होता है या डिस्टिल्ड वाटर होता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, and if we are going to add, when we add this sulfuric acid, so it helps in conducting electricity, क्योंकि उसमें जो ions होते हैं, it helps to completely ionize the particles. उसके बाद हम इनको पूरा सेटअप अरेंज करने के बाद हम करंट स्विच ऑन करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है, एनोड हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, कैथोड हम नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन हम एनोड की जब डेफिनेशन लिखते हैं, सो एनोड इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। एनोड इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। सो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जहां पर आपको लगे कि हाइड्रोजन एटम आफ्टर रिएक्शन लूज हुआ है, या आपको लगे कि ऑक्सीजन गेन हुआ है, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और एनोड में यही होता है। इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए एनोड को हम एनोड इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये एक बार याद कर लोगे तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये आप तब देखोगे जब आप इनको अलग अलग सेल्स में पढ़ोगे। तो जब आप वोल्टाइक सेल पढ़ोगे और जब आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे तो उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए हम एनोड को इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड इज द साइट ऑफ रिडक्शन।
अब रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का उल्टा। दैट मीन्स गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आप सिर्फ ये एक याद कर लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम आते हैं इस रिएक्शन में, क्योंकि हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सी गैस किस टर्मिनल पे बन रही है। एनोड पे कौन सी गैस बन रही है और कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो है, अगर हम ये दोनों रिएक्शंस को देखें, यहाँ पे वाटर है, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ तक आने तक क्या हुआ? ऑक्सीजन लूज हो गया। ऑक्सीजन लूज हुआ, इसका मतलब कि ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज, अगर हम इसमें देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचा, इसका मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? एनोड। क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड में होता है। तो एनोड में कौन सी गैस हमको यहाँ पर मिल रही है? ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर हम रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन में कौन सी गैस रिड्यूस हो रही है? हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब कि कैथोड पे हमको कौन सी गैस मिलेगी? हमको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके, ऑब्वियसली आपने ऑब्जर्वेशंस तो देख लिए हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, उसके बाद ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। गैस कलेक्टेड, अब ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज ट्वाइस द गैस कलेक्टेड एट एनोड। आप देख सकते हैं एनोड में कम गैस है और कैथोड में ज्यादा गैस भरी हुई है ऊपर। यहाँ पे आप लेवल में अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज ओनली बिकॉज कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम है वो टू हम यूज कर रहे हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है इसीलिए ये ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है इसीलिए वो कम गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगेन ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दूसरी चीज कि जब हम कैथोड के पास फ्लेम लेके आएंगे तो हमें कौन सी गैस का पता चलेगा? तो जब हम कैथोड के पास लेके आएंगे ऑब्वियसली पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी, इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन गैस है। सो कैथोड इज द साइट ऑफ रिडक्शन और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमको मिलती है। नेक्स्ट इज व्हेन वी ब्रिंग अप फ्लेम टू द एनोड देन इट बर्न्स ब्राइटली। दिस शोज दैट एनोड में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है। सो एनोड इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड वी आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन। ए ओ ओ, आप ये देख सकते हैं सारे वॉवल्स एक तरफ है। आओ, दैट मीन्स ये इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है। तो आप अगर सिर्फ एक ही याद कर लेंगे, एनोड इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मिलती है। कैथोड इज द साइट ऑफ रिडक्शन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, now next activity, again this is a very simple activity. What we are going to do is take silver chloride in china dish and then keep it in sunlight for some times. After some time we will see the color of silver chloride will change. So होगा क्या, जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है वो ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर जो कि ग्रे कलर का है, और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसमें भी आपको कलर चेंज मिलेगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक और एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो हमें सिल्वर मिल जाएगा अलग से और ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ये भी एक नेक्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आप लोग सबने देखी होगी और इसको टीचर्स ने बोला भी होगा कि आप लोगों को याद करना है। इसमें जो शुरू की जो ये तीन एलिमेंट्स है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। मतलब बहुत आसानी से ये किसी से भी रिएक्ट हो जाते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो कंबाइन किसी से आसानी से ना हो पाए। और नीचे के जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है मींस हाइड्रोजन के जो नीचे के हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव।
ठीक है, तो ये हमारे को ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। इसको याद करने के लिए बहुत सारे न्यूमोनिक्स हैं। जोन सा आपको न्यूमोनिक इजी लगता है आप वो कमेंट सेक्शन में हमको भी बताइएगा, और अगर आपको कोई न्यूमोनिक आसान नहीं मिलता है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम आपको एक बहुत ही इजी सा न्यूमोनिक इसके लिए देंगे। Next is the displacement reaction. अब displacement reaction again this is a very important reaction. इस reaction में the more reactive element displaces the less reactive elements. अब इनको हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे रिएक्शन है जिंक प्लस CuSO4। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो जिंक जो है और CuSO4 है। आप पहले रिएक्टिविटी सीरीज में इनको मार्क कर लीजिए। जिंक यहाँ पर है और कॉपर जो है वो यहाँ पर है। इसको हम बी ले लेते हैं। अब आप देखिए कि ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, और बी जो है वो कम रिएक्टिव है क्योंकि वो ए से नीचे आता है। तो जो भी ऊपर आता है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे आता है वो कम रिएक्टिव है। अब ये क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है, आप इसको ऐसे लेमैन की भाषा में समझ सकते हैं कि ये ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि इसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ये घुलता मिलता है। लेकिन कॉपर जो है वो इतना रिएक्टिव नहीं है, उसके इतने सारे फ्रेंड्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर जिंक की जगह ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल गेट डिस्प्लेस्ड। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में कटायंस और अनायंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कटायंस क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कटायंस पॉजिटिव चार्ज, अनायंस नेगेटिव चार्ज। अब हम इसको याद कैसे करें, अगेन एक कंफ्यूजन आ गई। सो सी कटायंस में आपको बीच में टी दिख रहा है, T and copper. somehow resembles the प्लस साइन। तो आप उससे याद कर लीजिए कि ये जो T बना हुआ है इसका मतलब कि ये प्लस साइन बना हुआ है, तो कटायन इज पॉजिटिव एंड अनायन इज नेगेटिव। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस सेम एग्जांपल, जिंक प्लस CuSO4। अब इसमें आपको पूछा गया है कि कटायंस क्या है और अनायंस क्या है। तो बाय कन्वेंशन आप ये याद रखिए कि जो मेटल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये जो सल्फेट्स है ये नेगेटिवली चार्ज है। एक जो मेटल है वो मेटल को डिस्प्लेस करेगा। सपोज अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो जो हमारी रिएक्शन आएगी, ए जो है वो बी को रिप्लेस कर लेगा एंड इट विल बिकम बी प्लस AC। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो कटायंस कौन से हैं, कटायंस है हमारे यहाँ पर जिंक, और अनायंस हमारे क्या है, अनायन इज द नेगेटिव चार्ज। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि अब इसको वापस से हम रिएक्शन रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज जिंक सल्फेट विल बी मोर स्टेबल देन कॉपर सल्फेट। ओके, और आपको इसमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, और हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो जो कटायंस है उनको पहले लिखेंगे और अनायंस को बाद में लिखेंगे। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी हम कंसिडर करते हैं, Pb प्लस CuCl2 गिव्स। अब देखिए रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, देखिए Pb है और Cu है। Pb हाईली रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव, क्योंकि कॉपर के नीचे कॉपर सिल्वर गोल्ड ही आता है बस। तो कॉपर सिल्वर गोल्ड के ऊपर जो भी कुछ है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो इट विल बिकम PbCl2 एंड प्लस कॉपर विल बी सेपरेटेड आउट। अगर अब इसमें कटायंस पूछा जाए तो लेड इज अ कटायन एंड Cu इज अ कटायन एंड Cl2 इज एन अनायन। तो कटायंस कटायंस को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मेटल्स विल रिप्लेस मेटल्स। इसका फर्स्ट एग्जांपल ही ये है, मेटल्स विल रिप्लेस मेटल्स। अगेन इसका हाइड्रोजन विल गेट डिस्प्लेस, अगर कहीं पर हाइड्रोजन आ रहा है तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, जैसे नायन जिंक ब्रोमीन प्लस हो गया। H2SO4। तो इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और ZnSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब हैलोजेंस, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स में भी होता है, जरूरी नहीं है सिर्फ मेटल्स में ही होता है, नॉन मेटल्स में भी होता है। जैसे Br, पोटेशियम है दैट इज पॉजिटिव
and Br that is negative plus Cl2 that is again negative. So अब ये negatives negatives भी एक दूसरे को displace करते हैं. क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से तो वो KCl plus Br2 बना लेगा. ऑब्वियसली बैलेंस हम कर सकते हैं, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं. और यहाँ पर ये नेगेटिव्स और नेगेटिव्स जो थे, हैलोजेंस थे यहाँ पर, लेकिन ये नॉन मेटल्स में आते हैं तो ये नॉन मेटल्स को भी रिप्लेस कर सकता है. और इसमें कटायन पॉजिटिव आयंस पोटेशियम हो गया और क्लोरीन हो गया. और अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा AB+C. इसमें हम अगर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा AC+B विल बी डिस्प्लेस्ड. ठीक है, तो ये 3 तरह के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारे पास आते हैं. नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी टू, इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, वी हैव टू टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. अब हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली एक्टिविटी की थी कि हम सैंड पेपर से क्यूर अप करते हैं बिकॉज आयरन विल readily react with the oxygen present in the atmosphere and form a layer of ferric oxide. और इस फेरिक ऑक्साइड की लेयर से हमारे रिएक्शन में इंटरफेरेंस हो सकती है जिससे कि हमको रिएक्शन का डिजायर्ड आउटपुट ना मिले. सो टू अवॉइड दैट थिंग we rub the nails with the sandpaper to clean up the layer of ferric oxide. अब उसके बाद हमने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक A और B मार्क कर देना है और उसमें 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है. फिर हमने आयरन थ्रेड की मदद से उनको इसमें नेल्स को इसमें इमर्स कर देना है और 20 मिनट्स के लिए हमें इसको छोड़ देना है. उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि हमारे को क्या चीज ऑब्जर्वेशन में दिखाई देती है. तो सबसे पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज आयरन एंड कॉपर सल्फेट. अब आप फिर से ध्यान दीजिए कि क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर के बाद सिल्वर गोल्ड ही आता है और आयरन उससे ऊपर ही है. इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर लेगा और फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा. तो ये एक हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है जिसमें मेटल डिस्प्लेसेस मेटल. और इसमें अगर आपसे कटायंस और अनायंस पूछा जाए तो जो फेरस है वो कटायन है, जो कॉपर है वो कटायन है और सल्फेट अनायन है. और यहाँ पर भी ये फेरस है, ये कॉपर सल्फेट है और ये फेरस है. और ऑब्वियसली ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट आया है दिस विल बी मोर स्टेबल. अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन पे आते हैं. हमने यहाँ पर आयरन को देखा था डिस्प्लेसेस कॉपर. अब अगर हम इसका उल्टा करते कि अगर हमने कॉपर की कुछ मटेरियल लिया होता और हम उसको फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डालते तो क्या रिएक्शन होगा. ऑब्वियसली आप देखो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि कॉपर सिल्वर गोल्ड आता है और आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो आयरन तो ऑब्वियसली और फेरस सल्फेट बना हुआ है तो ये कम ताकतवर है, ये ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो हमें नो रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा. इसीलिए हमने कॉपर सल्फेट लिया है और आयरन लिया है. ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. और अगर हम नेल्स को कंपेयर करेंगे, सो जो 20 मिनट्स के बाद हमने नेल्स निकाले हैं दे विल हैव अ लेयर ऑफ copper on the nails, so copper will get deposit on the nails. और ये जो फेरस सल्फेट है ये सॉल्यूशन में चला जाएगा और जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था उससे थोड़ा सा हल्का कलर हो जाएगा. okay? इसी से हम देख सकते हैं कि जिंक एंड लेड विल आल्सो डिस्प्लेस कॉपर, क्योंकि अगेन कॉपर के बाद तो सिल्वर आता है और फिर गोल्ड आता है, तो उसके तो ऊपर ही है सब कुछ, तो जिंक भी उससे ऊपर है और लेड भी उससे ऊपर है, तो ऑब्वियसली वो उसको डिस्प्लेस कर लेगा. सो नाउ कम्स द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन. भाई तुम मेरे से एक ले लो मेरे को एक दे दो, आदान प्रदान, बार्टर सिस्टम हम पढ़ते थे बचपन में. तो यहाँ पर भी वो बार्टर सिस्टम होता है, तुमने मेरे से एक मेटल लिया है, मुझे बदले में एक मेटल दे दो अपना. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, इसमें पता है
कटायन है और आई अनायन है। यहाँ पर भी ये कटायन है, ये अनायन है। तो ये क्या करेगा, ये अपना कटायन इसको दे देगा और इसका कटायन खुद ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, PbI2 प्लस KNO3। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। अब इसके टाइप्स होते हैं कुछ। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो मेन टाइप्स होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये दोनों तरह के रिएक्शंस जो होते हैं एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर फिर से हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन यहाँ पर हो जाए। अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक रिएक्शन था जिसमें हमने NaOH लिया था प्लस HCl लिया था। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है NaCl और प्लस वाटर H2O। और इस वाटर में ये NaCl डिसॉल्व होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। लेकिन प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ये जो सॉल्ट फॉर्म होता है ये इनसॉल्युबल होता है। और इसी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जहां कहीं भी ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। आपको याद होगा सोडियम सल्फेट वाली एक्टिविटी थी जिसमें सोडियम सल्फेशन में हम जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब हमने लिया था तो हमें मिला बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये जो NaCl है ये एक्वस सॉल्यूशन में है और बेरियम सल्फेट हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। सो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले 2 सालों से बहुत बार पूछा गया है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक डेफिनेट एग्जांपल लिखिए और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखिए। तो ये दोनों जो रिएक्शंस है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो पानी में घुल जाता है या एसिड में घुल जाता है। और जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उसमें जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो इनसॉल्युबल होता है और वो नीचे बैठ जाता है, डिसॉल्व नहीं होता। और जो डिसॉल्व होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो ये सॉलिड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में सॉलिड पार्ट कौन सा है, दैट इज BaSO4। ये सॉलिड होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे कि ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये नेक्स्ट एक्टिविटी में अगर हम देखेंगे सो Na2SO4 प्लस BaCl2 जब हमने लिया तो हमें BaSO4 मिला जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है और ये सॉलिड है और साथ में NaCl मिला। दिस एक्टिविटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्योंकि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और साथ में ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। क्योंकि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं या तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं। नाउ कम्स द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑब्वियसली हमने ये अभी पीछे पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। लेकिन जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे हो रहा होता है उनको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने ऑब्वियसली पहले भी पढ़ा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन। सो कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जो भी ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन क्या होता है, अगेन गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे उल्टा होता है, जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है और जो भी रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। नाउ कंसिडर दिस एग्जांपल, this is copper oxide plus hydrogen will give copper
प्लस वाटर। नाउ व्हाट हैपेंस, आप पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं और हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। अब आप सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड को और कॉपर को देखिए, ध्यान से देखिए। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय डेफिनेशन क्या होता है, रिडक्शन। तो आप यहाँ लिख लीजिए रिडक्शन। ओके, अब आप इन दोनों को देखिए, इसको और इसको, हाइड्रोजन एंड वाटर को। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठा हो रहा है, इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, अब इसमें आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस, ये हमको देगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, हम सबसे पहले जिंक को और ये जिंक ऑक्साइड और जिंक को देखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट रिडक्शन। ओके, अब आप सी को देखिए, सी यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे सी के साथ ओ आ गया है। अगर सी के साथ ओ आ गया है दैट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, अब आप लोग यहाँ पे अगेन देखिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑब्वियसली जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे रिडक्शन कौन कर रहा है, जेड ऑक्साइड रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सी का, इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। उल्टा होता है, तो मैं इसको याद कैसे करूं, वैसे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं इसको याद कैसे करें। सो आप यहाँ पे लिखिए ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है और रिडक्शन कौन कर रहा है। अगर किसी ने ऑक्सीडेशन करा, और यहाँ पर भी आप लिख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्वियसली उल्टा हो जाता है। ऑक्सीडेशन जो करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब इनका ऐसे क्रॉस में दोस्ती होती है। और रिडक्शन कौन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनकी ऐसे क्रॉस में दोस्ती होती है, तो ये एक ऐसे क्रॉस बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉपर ऑक्साइड। हमें क्या करना है, कॉपर पाउडर को लेना है और हमें इसको चाइना डिश में लेना है। और कॉपर ऑक्साइड को जब हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा विच इज अ ब्लैक कोटिंग। और ये जो ब्लैक कोटिंग है ये कॉपर ऑक्साइड की कहलाती है। तो कॉपर टर्न्स इनटू कॉपर ऑक्साइड ऑन हीटिंग एंड फॉर्म्स अ लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब ये एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का है, एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अब इसमें पहले हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, अब हम कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इससे वो कॉपर और वाटर में चेंज हो जाएगा। सो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हमने पहले किया और फिर हमने इसमें रिडक्शन किया। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ये जो ऑक्सीडेशन है दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। Now we are going to study the effect of oxidation on in everyday life. So oxidation हमने अभी पढ़ा कि gain of oxygen and loss of hydrogen. अब ये जो ऑक्सीडेशन है इसमें हम सबसे पहले करोजन पढ़ते हैं। सो करोजन बेसिकली आप लोग ने डेफिनेशन अभी तक पता है। करोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स गेट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एयर एंड एसिड्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। सो करोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स गेट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एयर एंड एसिड्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या है
कि जब भी कभी मेटल एक्सपोज होगा पानी के, हवा के या एसिड्स के, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो अनवांटेड लेयर है ऑफ कोर्स, और जो डैमेज करती है उस पर्टिकुलर मेटल को। तो इसको हम करोजन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। सो इसके लिए एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, जिससे कि वो उसको फ्लेकी सा हमारे को एक रस्ट फॉर्म करती है। उसके अलावा ये फेरिक ऑक्साइड की लेयर होती है, वैसे रस्ट इज फेरिक ऑक्साइड। और फिर ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर आइटम्स में, जो भी सिल्वर हमारे ग्लास और कटोरी चम्मच जो भी पड़े होते हैं उनमें ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। और ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर के ऊपर। ठीक है, और ये जो ब्लैक कोटिंग आती है सिल्वर के ऊपर, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। जब ये सिल्वर सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये ग्रीन लेयर आ जाती है। अब इसके क्या क्या नुकसान है हमको, तो कार बॉडीज डैमेज हो जाती है, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, इन सब पे बहुत इसका खराब असर पड़ता है, Antioxidants. एंड लॉट ऑफ मनी गोज इनटू इट्स रिपेयर। और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो देयर आर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मेथड्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर 2। तो इसलिए हम यहाँ ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम गैल्वेनाइजेशन, एक लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है मेटल्स के ऊपर, ऑयलिंग एंड पेंटिंग। इसके अलावा भी हम एनोडाइजिंग पढ़ेंगे, अलॉयज पढ़ेंगे, वो हम चैप्टर 2 में और बहुत डिटेल्स में इस करोजन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रैंसिडिटी हम आगे नहीं पढ़ेंगे कहीं। सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, दे बिकम स्टेल। जब भी खाने के अंदर जो फैट और ऑयल होता है वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाती है, तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को रैंसिडिटी बोलते हैं। और इसको हम प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हम इनको एयरटाइट कंटेनर्स में डाल के रखते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ सके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो चिप्स जो होते हैं, जो चिप्स बनाते हैं, लेस चिप्स हो गए, कुरकुरे चिप्स हो गए, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, उनके अंदर हवा होती है। आप बोलते हो ना हवा निकले हुए चिप्स का पैकेट हम नहीं लेंगे। वाई? वो कौन सी हवा होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। और उसको क्यों डाला जाता है? ताकि ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस को प्रिवेंट करे कांटेक्ट में आने के चिप्स के, और जिससे चिप्स ज्यादा समय तक फ्रेश और टेस्टी बने रह सके। हमारा मॉड्यूल 3 खत्म होता है। चैप्टर 1 को कवर किया है 3 मॉड्यूल्स में। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर उनको स्टडी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका आंसर आपको डेफिनेटली देंगे।